अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। आ, आज हम अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। पहला हम चैप्टर इससे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिकली हर हम पढ़ने क्या लगे हैं, बेसिकली हमें पता होना चाहिए। अब बेसिक्स पहले हम इसकी पढ़ेंगे सारी, ठीक है। और फिर जो है हम सिलेबस वाले टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हाउ नाउ ले लें कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंदर चीज़ें होंगी क्या, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। उन सारों के बारे में हम जो है इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। ठीक होगी बात? तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। तो कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो हमने बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते थे, एफएआर में पढ़ के आए हो, चीजें रिकॉर्ड करते थे, उसको रिपोर्ट करते थे, उसका एनालिसिस करते थे, ठीक है। रिकॉर्डिंग करेंगे, डबल एंट्री के थ्रू कर लेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी है, कैश फ्लो था। तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, ठीक है। और फिर उसका एनालिसिस भी किया जाता था बाद में रेशोज के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर क्या था, पास्ट डाटा जो था उसके बारे में सारी बात होती थी, जो चीज हो चुकी है, ठीक है। और रिपोर्टिंग में हमने पहली बात की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसके लिए होती थी? बेसिकली वो पब्लिक की जाती थी, बिजनेस से बाहर लोगों के लिए, ठीक है। जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, बेसिकली स्टेक होल्डर्स में कौन आ जाते हैं, हमारे गवर्नमेंट आ जाती है, आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके लैंडर्स आ जाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट लोग थे जिनके लिए हम क्या करते थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया करते थे। लेकिन हमारा इन दो चीजों पे फोकस नहीं है, ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर फोकस है, ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। हमारा फोकस किसकी तरफ है? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ हमारा फोकस जाएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना है। कॉस्ट क्या होती है? खर्चे। हम खर्चे कहां कहां करते हैं जब एक बिजनेस, हमने सारा क्यों पढ़े हैं, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगे हम, ठीक है। हमने बिजनेस की बातें करनी है यहाँ पे, बिजनेस में ये खर्चा हुआ, बिजनेस में फला हुआ, बिजनेस में ये हो गया। तो हमने मेन फोकस हमारा क्या है, बिजनेस है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे कहां कहां हुए हैं, कितने कितने हुए हैं, इन सब का हिसाब किताब रखना कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। कि किस में कितने रिसोर्सेस लग गए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा है कंबाइन खर्चा हो गया, फॉर एग्जांपल हम एक बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस के अंदर ना हम चार किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं, चार डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब मैं फैक्ट्री के अंदर बना रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अब फैक्ट्री का बिजली का बिल आ रहा है, अब बिजली का बिल आ रहा है वो तो पूरी फैक्ट्री का आ रहा है, वो तो नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट ए पे इतना बिजली का खर्च हुआ, प्रोडक्ट बी पे इतना हुआ। तो हमने क्या करनी है, उसकी एलोकेशन करनी है प्रोडक्ट वाइज के, हमें कितना कितना हिस्सा बिजली के बिल का कौन से प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए प्रॉपर बेसिस ढूंढते हैं, उसके हिसाब से उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो वो डिवाइड करना भी किसका काम है? वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है। कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, आगे चीजें कॉस्ट को बेसिकली एलोकेट करेगा, ठीक है, अपोर्शन करेगा, ठीक है। आगे जाके एक चीज पढ़ेंगे, रीअपोर्शनमेंट, तो वो भी इसी का काम है करना, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के खर्चों के सारे हिसाब किताब रखेगा। चाहे आपका जो है बिजनेस वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, या आपका कोई सर्विस बिजनेस है, तो उसके अंदर कॉस्ट को एलोकेट करना ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होगा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि कंपनी में चीजें सही तरीके से मैनेज हों, ठीक है। यानी कि
फॉर एग्जांपल मैनेजर जो होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होंगे, ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कौन सा बिजनेस करेंगे, ठीक है, कौन से बिजनेस में हमने कितने खर्चे करने हैं, किस लेवल तक हमने सेल्स करनी है, ठीक है, सेल्स कितनी होंगी, उसके लिए परचेज कितनी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट कितने बनाया करेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि मैनेज करना चीजें किसमें, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है, उसके अंदर रहते हुए मैंने कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरह पहुंचाना है, किस तरीके से अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको मैं यूज करके तेजी से काम कर सकूंगा, कहां से कॉस्ट मेरी सेव होगी, ये तमाम फैसले करना, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास है। कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर मौजूद नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट ने सिर्फ क्या करनी है, कॉस्ट इकट्ठी करनी है, कहां पे कितने कितने खर्चे हो गए, ये डिसाइड करेगा खर्चा कहां करना है, क्यों करना है, कितना करना है, अच्छा कम, बाद में इसको चेक भी करना है, क्या यार इतने खर्चे हुए हैं, तो हमने पहले एक बजट बनाया होगा, बजट बोलते हैं जैसे स्टार्टिंग में ना, कि हमने एक अपनी तरफ से एक एस्टिमेट दिया होगा कि आने वाले साल में कंपनी के इतने पैसे खर्च होंगे या इतनी सेल्स होंगी, ठीक है, उसका एक हमने एस्टिमेट बना के दिया होगा, उस एस्टिमेट को बोलते हैं बजट, ठीक है। तो हमने एक बजट बना के दिया होगा, ठीक है। अब उस बजट को चेक करना कि भाई हाँ भाई जो हमने प्लानिंग की थी क्या उसके मुताबिक काम हुआ या नहीं हुआ, ये भी मैनेजमेंट ने देखना है कि हाँ भाई खर्चे ज्यादा तो नहीं हो गए मेरे, खर्चे कम तो नहीं हुए, अच्छा खर्चे ज्यादा हुए हैं तो क्यों खर्चे ज्यादा हुए हैं, कम खर्चे हुए हैं तो क्यों हुए हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करना भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास जो रूल्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंट के पास रोल कम है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास रोल ज्यादा मौजूद है, उसे ज्यादा बड़े लेवल पे काम करना है, ठीक है। इसमें कोई मसला? एनीवन, एनी क्वेश्चन? हाँ भाई काक्यो, सबको क्लियर है चारों के दरमियान डिफरेंस? ये मुझे काइंडली बता दें। ठीक है, जहां कोई चीज समझ ना आए आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या कहा, कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर कंपनीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि भाई उसको बनाना है, ठीक है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट ये बताएगा कि कितना खर्चा हुआ है, बस। क्यों हुआ है ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम नहीं है, उसने कहना है भाई इतना खर्चा हो गया, बस इतना, इतनी जिम्मेदारी है कॉस्ट अकाउंटेंट की। क्यों हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, इसके पर उसने कोई अपनी राय नहीं देनी। हाँ, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगा क्यों हुआ है, ठीक है, कितना होना चाहिए था, ज्यादा हुआ या कम हुआ, और इनकी इन्वेस्टिगेशन करना भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही काम है कि कम ज्यादा क्यों हुआ, ठीक है। क्योंकि भाई कम हो जाए या ज्यादा हो जाए दोनों ही अच्छी बातें नहीं है। कम हुआ है तो हमें यह डर है कि क्वालिटी गिर गई है, ज्यादा हुआ है तो भाई ओवर स्पेंडिंग हो गई है, तो हर चीज को इन्वेस्टिगेट करना है हमने। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर हमने कहा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ठीक है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके लिए कोई लॉज मौजूद नहीं है। वो एक कंपनी की मर्जी है कि वो काम करे या ना करे, उसको अपनी मैनेजमेंट करनी है वो कर सकता है, वो मैनेजमेंट के बगैर चलना चाहता है मैनेजमेंट के बगैर चल सकता है। जैसे आपके जो मोहल्ले में किराना स्टोर होते हैं, उन्होंने कोई मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं रखा होता, ठीक है, वो कोई हिसाब किताब इस तरह से बकायदा नहीं बनाते जिस तरह से एक अकाउंटेंट बनाता है, लेकिन स्टिल उनके बिजनेसेस चल रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी ही हर कंपनी में जरूरी है या हर बिजनेस में जरूरी है।
कोई करना करता है, कोई नहीं करता। ठीक होगी बात। अब मैनेजमेंट अगर मुझे करनी है तो एक चीज जरूरी है कि मैनेजमेंट करने के लिए मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक मैं जो भी काम करने जा रहा हूं, जब तक उसकी नॉलेज मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं वो काम कभी नहीं कर सकता। तो यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द बिजनेस, और वट यू आर डूइंग, वट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप निभा रहे हो उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है। तो ताकि वो क्या कर सके, वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्लानिंग करे फ्यूचर की, उसको कंट्रोल करे और उसकी डिसीजन मेकिंग करे। प्लान क्या करना है, सबसे पहला सवाल आया कि प्लानिंग में क्या करना है। सबसे पहली चीज ही प्लानिंग में क्या आएगी, करना क्या है बिजनेस में। पहली प्लानिंग, उस बिजनेस को करने के लिए कौन लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए। छोटे लेवल का बिजनेस करना है तो मैं कम बंदे हायर करूंगा, बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो मैं ज्यादा लोग हायर करूंगा। तो मेरी हायरार्की फिर क्या आएगी कि हायरार्कीज कितनी लिखनी है, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कम लोग रखने हैं, ज्यादा लोग रखने हैं, ये भी आप डिसाइड करोगे। तो प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आएंगी कि भाई क्या काम करना है, कितने लोग रखने हैं, कौन कौन सी हायरार्कीज रखेंगे, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, इसकी भी प्लानिंग होगी। फिर बंदे हायर करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, जो जो उनकी एक्सपर्टीज होंगी उसके मुताबिक बंदे हायर किए जाएंगे। अच्छा, और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी, जिनको हम जेडीज बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। उनको उनकी जेडीज दे दी जाएंगी कि भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं बिजनेस के अंदर जो तुमने फुलफिल करनी है। अच्छा, फिर जब मैं उनको उनकी जिम्मेदारियां दे दूंगा, तो क्या जिम्मेदारी देने के बाद मैं भूल जाऊं सब कुछ, उनके हवाले कर दूं, ठीक है भाई तुम लोगों को जिम्मेदारियां बता दी हैं, ओके करते रहना अपना काम, नहीं। उनके ऊपर नजर रखूंगा, उसको कहते हैं कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल करना है मैंने कि हाँ भाई वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो उनको काम दिया गया था या बताया गया था उस मुताबिक उनका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो अपनी मनमानियां तो नहीं कर रहे, काम चोरियां तो नहीं कर रहे। तो ये चीजें भी हमने देखनी होगी। तो कंट्रोल जो है वो बड़ा जरूरी है। खाली प्लानिंग करनी, उनके ऊपर कंट्रोल भी करना है। अच्छा, फिर उनके जो वो काम कर रहे हैं और जो उनको काम कहे गए थे उनको आपस में कंपेयर भी करना है कि भाई जो कहा गया था वही हो रहा है, उससे अच्छा काम हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो वेरी गुड, बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उसके लिए भी फैसले करने हैं हमने, डिसीजन मेकिंग, कि हाँ भाई कि हमने क्या करवाना है इनसे काम। काम उनसे करवाएंगे तो फिर उसके बारे में फैसले भी करेंगे कि हाँ अगर वो काम सही नहीं कर रहे तो करेक्टिव एक्शंस क्या होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, लेबर है, वो लेबर मेरी ना सही तरीके से काम नहीं कर रही, जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था उस स्पीड से उनका काम नहीं हो रहा, उसमें वो आनाकानी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी स्पीड अच्छी नहीं है काम करने की। तो अगर वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, उसकी वेरियस रीजंस हो सकती हैं। लाइक मैं लेबर, तीन तरह की लेबर होती है। एक लेबर होती है अनस्किल्ड, यानी कि जिसको कुछ नहीं आता बिल्कुल, जिसे आपकी जबान में कहो नूब, नुबड़ा। ठीक है ना, तो नूब इंसान है, उसको कुछ नहीं पता, वो इस वजह से काम स्लो चल रहा है। तो भाई उसने भी सीखना है तो उसकी ट्रेनिंग करवाओ। करेक्टिव एक्शन क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या करनी है कि इसकी ट्रेनिंग होने वाली है, इसको काम नहीं आता करने का, तो इसको काम करवाया जाए। फिर होते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जो फुली स्किल्ड तो नहीं होते लेकिन उनको काफी हद तक काम आता होता है। तो उनको फुली स्किल्ड बनाने के लिए ट्रेनिंग की तो जरूरत है, लेकिन उस लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है जो बिल्कुल ही अनस्किल्ड बंदों को ट्रेनिंग देनी है। उनको बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बताना है। ठीक है, तो वो सेमी स्किल्ड लेबर को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं हम। ठीक है, फिर स्किल्ड लेबर है और वो सही तरीके से नहीं काम करी, तो फिर हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, आया मुझे इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए।
क्या ये इस काबिल है कि इसको रखा जाए? अगर तो ये इस काबिल नहीं है कि इसको रखा जाए तो इसको टाइमली निकाल दो, क्योंकि स्किल्ड लेबर होते हुए भी मुझे वो फायदा नहीं दे रहा जो इसको देना चाहिए था। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे रोल हैं। प्लानिंग करना, उसको कंट्रोल करना, और उसके लिए डिसीजन लेना, करेक्टिव एक्शन लेना, ताकि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। तो प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर वन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में बेसिकली आपको बताना क्या है कि ये जो उसने जुमले लिखे हैं, ये प्लानिंग का हिस्सा है, कंट्रोल का हिस्सा है, या डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? कहता है, अ समरी ऑफ सप्लायर्स फ्लोर प्राइसेस फॉर रबी टू यूज व्हेन सिलेक्टिंग अ सप्लायर। एक मिनट, अच्छा एक सवाल आया है, उसके बाद सवाल करते हैं। प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में बस हायरिंग है, बजट बनाना है, उसका फॉलो करना है, ये इसमें भी है। हाँ, बेसिकली हमने प्लानिंग क्या करनी है कि हमने बिजनेस बिजनेस क्या करना है, चीजें क्या करनी है, क्या क्या लोग होने चाहिए। फिर जब पूरा प्लान कर लेंगे तो प्लान को जाहिर सी बात है अगले बंदों को हम बताएंगे कि भाई ये प्लानिंग है। इस प्लानिंग के तहत हमने बंदे भी हायर किए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिर हमने चेक करना है कि क्या वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करना जो है वो कहलाता है कंट्रोल। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करना है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा रहे हैं कि नहीं, और अगर उनमें कोई कमी बेशी है तो फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना इस डिसीजन मेकिंग। ठीक होगी बात? तो क्लियर? मैं मुन्ना बेटा, क्लियर है? ओके। तो हमने कहा जी हमने इसमें से बताना है प्लानिंग है, कंट्रोल है, या डिसीजन मेकिंग, और सब ने इसका आंसर करना है। ये नहीं है कि भाई कोई एक दो आंसर करे। आप सब ने चाहे गलत करो, कोई मसला नहीं है, गलतियां करोगे सीखोगे। तो आंसर सब ने देना है मुझे। ठीक है, मैसेजेस में सारे आंसर करोगे चाहे बेशक कुछ भी हो। कहता है, अ समरी ऑफ सप्लायर्स फ्लोर प्राइसेस फॉर रबी टू यूज व्हेन सिलेक्टिंग अ सप्लायर। जी, ये किसका पार्ट बनेगा? प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग? ओके, एक कह रहा है डिसीजन मेकिंग है। आगे? अच्छा, एक और कह रहा है डिसीजन मेकिंग है। बाकी भी बोले, बाकी भी बताएं। हम्म। थर्ड डिसीजन, ओके। अभी भी तीन लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ सारे पार्टिसिपेट किया करो। मैमूना है, साद है, जिसने अभी तक आंसर नहीं किया। गुड, गुड। किया करें आंसर। ठीक है। और किसने नहीं किया? आई थिंक सानिया ने नहीं किया, नहीं सानिया ने कर दिया। मैमूना ने भी कर दिया। कौन रह गया? कौन रह गया? कौन रह गया? ओके, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेगा। वेरी गुड। दिस इज पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट वन। आर रिपोर्ट कंपेयर द प्लान विद एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ आरक्यूबी एम्प्लॉय ओवर टाइम। ओके, एक कह रहा है प्लानिंग, दूसरा कह रहा है कंट्रोल,
ओके, सब किया करो, आंसर सब किया करो। ओके, दो कंट्रोल हो गए, एक प्लानिंग हो गया। और बोलो, और बोलो। कंट्रोल। अच्छा, ठीक है, कंट्रोल है, प्लानिंग नहीं है। गुड। कंट्रोल है क्या, प्लानिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजंस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमने प्लान्ड और एक्चुअल को जब कंपेयर करना है, हम ये चेक कर रहे हैं ना कि क्या प्लानिंग के मुताबिक काम हुआ है या नहीं। तो ये चेक एंड बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं कंट्रोल को। तो दैट इज पार्ट ऑफ द कंट्रोल, नॉट प्लानिंग। ठीक है, तो ये कंट्रोल का पार्ट है। तो कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, इसी गलतियों से हमने आगे सीखना है। यहां पे गलतियां करेंगे, खैर है, पेपर में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, third one. A spreadsheet Rabi is preparing that contains the budget for the next year. जी। अच्छा। हम्म। अच्छा। अच्छा। गुड। दैट इज पार्ट ऑफ प्लानिंग। वेरी गुड। ये प्लानिंग का पार्ट है, हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। थर्ड वन, for so fourth one, a report showing invoices issued to overdue customers have not yet been paid. जी। नेक्स्ट वन। ठीक है, एक ने कह दिया प्लानिंग, दूसरे ने कह दिया कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा। अच्छा, दो प्लानिंग हो गए, तीन कंट्रोल हो गए, दो लोग रह गए अभी तक आंसर करने वाले। ओके। ओके, चलो, अब बात करते हैं। उसने बनाई है रिपोर्ट, कि रिपोर्ट सिर्फ शो कर रही है कि कौन से लोग हैं जिन्होंने अभी तक पे नहीं किया। तो ये प्लानिंग नहीं है, दैट इज कंट्रोल। चेक कर रहे हैं कि किन किन लोगों के पैसे रहते हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ द कंट्रोल, ये कंट्रोल में आएगा। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो पैसे दे चुके हैं, और कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल का पार्ट होगा। इसमें कोई मसला? फोर्थ वन में क्लियर है? अच्छा, देखिए बेटा, रिपोर्ट देख, कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल होता है चेक एंड बैलेंस रखना, इसी को बोलते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं कंट्रोल के बारे में? कंट्रोल मीन्स चेक एंड बैलेंस रखना, कि भाई काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ या ना? और प्लानिंग किसकी होती है? फ्यूचर के बारे में होती है। ठीक है, प्लानिंग किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। डिसीजन मेकिंग, अगर कोई चीज गलत हुई है तो उसको ठीक करना। उसने यहां पे ये नहीं कहा कि ये जो लोगों ने पैसे नहीं दिए इसके लिए हमें क्या करना। अगर वो ये पूछता ना कि इन लोगों ने पैसे नहीं दिए हुए, तो इनके लिए क्या कुरेक्टिव एक्शन लेना है, तो कुरेक्टिव एक्शन लेने के लिए हम कहते हैं ये डिसीजन मेकिंग है। हम इधर कोई कुरेक्टिव है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं किन लोगों ने अभी तक पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो प्लानिंग तो नहीं है ये, कतई तौर पे। और डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि भाई इनसे पैसे निकलवाने के लिए क्या किया जाए। हम सिर्फ कह रहे हैं कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो ये सिर्फ हम चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो चेकिंग करना कि कहाँ कौन है, किस क्या हिसाब है उनका, तो चेक एंड बैलेंस रखना जो होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द कंट्रोल। अब बात क्लियर है? ठीक होगी बात। नेक्स्ट वन, a report showing a summary of competitors selling price that Rabi uses when considering an increase in RQB's selling price। जी, ये किसका पार्ट होगा? हाँ जी, बाकी
तीन चार, हाँ हाँ आगे। और लोग भी हैं। हाँ भाई, का क्यों? सारे सारे जवाब दिया करो मुझे। पार्टिसिपेट किया करो चीजों में। ठीक है। डिसीजन मेकिंग ये आसान था। गुड। दैट इज पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। गुड। ले जी। यहां तक कहानी हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम चलते हैं आगे। आगे वो क्या कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड जो होती है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई हमने इसको प्लानिंग, कंट्रोलर, डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करना होता है। अब प्लानिंग हम क्या करते हैं? ठीक है, प्लानिंग में हम अगर बात करें तो हमने क्या करना है? इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी? इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम क्या बनाएंगे? बजट्स बनाएंगे। बजट्स क्या होते हैं? बजट्स आर दी क्वांटिटेटिव प्लान। हम क्या करेंगे? मतलब आने वाले साल में या आने वाले महीने में। अब बजट आपकी मर्जी, आप कितने अरसे का बजट बनाना चाहते हो? एक साल का बजट बनाना चाहते हो, एक क्वार्टर का बजट बनाना चाहते हो, एक महीने का बजट बनाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। क्योंकि इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? हम जो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हैं नॉर्मली एक साल की बनाते हैं। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर की जो है वो बनती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे एक साल का बनाना है, एक महीने का बनाना है, कितने अरसे का बनाना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। तो उसके लिए बजट्स बनाओगे। बजट में क्या होगा? बजट में आप बताओगे मैं आने वाले साल में, आने वाले महीने में इतनी सेल्स करूंगा। अच्छा, इतनी सेल करने के लिए कितने यूनिट्स बनाने होंगे? अच्छा, फिर मुझे क्या कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री भी रखनी होगी? तो क्लोजिंग इन्वेंट्री रखनी है, अच्छा इतनी क्लोजिंग इन्वेंट्री रखूंगा, इतनी यूनिट सेल करूंगा, तो इस हिसाब से प्रोडक्शन करूंगा। फिर प्रोडक्शन जब करूंगा तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स परचेज करने पड़ेंगे? ठीक है, उसमें से मेरा मटेरियल कितना जाया होगा, कितनी आउटपुट आएगी, हर चीज का प्लान एक बजट बनेगा। ठीक है। तो बजट हम बनाएंगे कि फ्यूचर में हमने क्या क्या चीजें करनी है, फ्यूचर में कितने प्रोडक्ट्स बनेगी, कितनी प्रोडक्ट खरीदी जाएंगी, कहाँ पे कितना खर्चा होगा, इसका एक पूरा एक बजट तैयार किया जाएगा। और वो बजट जो होगा बेसिकली, ठीक है, जब हम बजट तैयार करेंगे तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी तैयार होगी, उसके अंदर बजटेड बैलेंस शीट भी होगी, बजटेड कैश फ्लो भी होगा। हर चीज का एक बजट आप तैयार करेंगे। ठीक है। वैसे तो आपने फुल फ्लैज बजटिंग जो है वो बीआईए में पढ़नी है। ठीक है। तो बजटिंग का टॉपिक जो है वो बीआईए में मौजूद है। यहाँ पे बजटिंग का सवाल आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बजट। बजट फुल फ्लैज जो आप पढ़ोगे वो बीआईए के अंदर पढ़ोगे। ठीक है। तो बजट बनेंगे, फिर फोरकास्टिंग होगी, प्रिडिक्शंस की जाएंगी कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर प्रिडिक्शंस हम करेंगे कि आने वाले वक्त में ये चीज होनी है। ठीक है। मतलब आने वाले वक्त में इतनी सेल्स होंगी, आने वाले वक्त में हमारी सेल्स इतने से इंक्रीज कर सकती हैं, बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे ये इफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमने फोरकास्टिंग करनी है। ठीक है, तो फोरकास्ट करेंगे। फिर उसको कंपेयर करेंगे, जो हमने बजट्स बनाए होंगे, फोरकास्टिंग की हुई होगी, उसको फिर हमने कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। बाद में एक्चुअल रिजल्ट्स भी हमारे सामने आएंगे। तो हमने देखना है कि भाई हमने जो प्लान किया था, क्या प्लान के मुताबिक चीजें चली या नहीं चली। तो ये बड़ा जरूरी होगा। तो हम ये देखेंगे कि जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने चीजें सोची थी, क्या उस सोच के मुताबिक मैं चीजें डिलीवर कर पाया या नहीं कर पाया। अच्छा, अजान हो रही है तो अजान तक की ब्रेक है। ठीक है, अजान के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी। आते हैं जरा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसमें मतलब प्रश्न होते हैं तो बजट में भी एस्टिमेट है। डिफरेंस क्या है? क्या हो सकता है बजट में फ्यूचर एक्सपेंस? अच्छा। बजट और फोरकास्ट में ना बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियसली एक छोटा सा फर्क आता है, अब इसको समझना है। ठीक है। बजट आमतौर पे मनाया जाता है सेशन के स्टार्ट में, जो भी सेशन का शुरू होता है। ठीक है। और फिर वो जो बजट होता है ना, फिर बजट के अंदर हमेशा बजट, अब वो एक होता है फिक्स बजट। ठीक है। फिर आप बीच में करनी शुरू करते हो फोरकास्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक बजट बनाया एग्जांपल के तौर पे। आपने कहा यार, मैं एक साल के अंदर ना 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपने 1 लाख यूनिट्स बनाने का तैयार कर लिया। अब जब एक क्वार्टर गुजरा, तो कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे सुलन? 1 लाख में से 25,000 यूनिट्स बन जाने चाहिए थे। ठीक है। अब 25,000 यूनिट्स बनने चाहिए थे, लेकिन बने नहीं। बने कितने? 18,000। हमने कहा भाई ये तो मसला हो गया। हमने इन्वेस्टिगेशन की और फिर वो चीजें की सारी। अब हमने वहां से एक प्रिडिक्शन की, हमने कहा नहीं भाई, ये 1 लाख का टारगेट अचीव होने वाला नहीं है। हम कितना अचीव कर सकते हैं? बहुत जान मार गए ना हम। तो अभी 18,000 के हिसाब से तो 72,000। ये बेटा मेरे को नेट में मसला हुआ था और नेट चला गया था। अच्छा। ये मसला कभी कभार हो जाता है। अच्छा। है। हम वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर। हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि बजट जो है वो शुरू में डिसाइड होता है एक बार। ठीक है। हमने बजट डिसाइड कर लिया शुरू में कि हमने इतने यूनिट्स बनाने हैं। लाइक 10,000 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक होगी बात। अब हमने कहा भाई 10,000 यूनिट्स बन जाएंगे। अब जब क्वार्टर खत्म हुआ तो सॉरी, 1 लाख हमने कहा था, 1 लाख यूनिट्स बनेंगे तो क्वार्टर बाद तो 25,000 यूनिट्स बन जाने चाहिए थे, लेकिन बने 18,000। अब 18,000 के हिसाब से मैं एक प्रिडिक्शन करूंगा कि भाई इस साल में मैं 1 लाख तो नहीं बल्कि 80,000 अचीव कर सकता हूं। दैट इज फोरकास्टिंग। बजट वही था 1 लाख का, बजट आपने 1 लाख का बना दिया है, लेकिन अब आप बैठ के क्वार्टर बाद फोरकास्ट कर रहे हो कि भाई 80,000 अचीवेबल है, 1 लाख अचीवेबल नहीं है। तो बजट बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द सेशन बनता है, और फिर फोरकास्टिंग दरमियान में आमतौर पे होती है कि भाई ये चीज अचीव हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके होगी बात।
आवाज आ रही है? ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर हो गई है? ठीक है। ओके। गुड। आगे चलें। फिर बजट आ गया, फोरकास्टिंग आ गया, फिर वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं बेसिकली, जो हमने प्लान किया होता है उसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। ठीक है। तो जो प्लान होता है उसको एक्चुअल रिजल्ट का कंपेयर करते हैं, और उनमें जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उस पे फिर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि भाई ये डिफरेंसेस क्यों आए, चाहे फिर वो हमारे फेवर में आए, ठीक है, या एडवर्स आए, हमने दोनों को इन्वेस्टिगेट करना है। और उसके मुताबिक जो है अगला कोर्स ऑफ एक्शन या अगले डिसीजन मेकिंग हमने करनी है उस लिहाज से। क्लियर हो गई बात? कोई मसला? अच्छा। अब अगली चीज क्या की लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या है हमारे पास? देखो, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जाओगे उतना वक्त भी लगेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो वक्त भी लगता है और खर्चा भी होता है। ओके होगी बात? तो टाइम एंड कॉस्ट दोनों को देखना है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि इंफॉर्मेशन उतनी ही इकट्ठी की जाए जिससे ज्यादा हमें फायदा हो कम से कम। तो फायदे से ज्यादा खर्चा नहीं करना, यह हमेशा बात याद रखनी है। खर्चा हमेशा उतना ही करेंगे जितना जिससे ज्यादा हमें फायदा हो। अगर फायदे से ज्यादा खर्चा करोगे तो ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं। मेरी एक बस कंपनी है। ठीक है, मैं एक बस कंपनी चलाता हूँ। ठीक है। और मैंने ये चेक करना है कि भाई कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं है जो टिकट लिए बगैर मेरी बस में सफर कर लेता है। हमने कहा उसके लिए मैं क्या रखूंगा, टिकट चेकर रख लूंगा। मैं टिकट चेकर रखता हूँ। वो टिकट चेक करेगा और टिकट चेक करके वो बताएगा कि हाँ भाई सारे लोग टिकट लेके बैठे हैं या नहीं। अच्छा। अब उसको मैंने तनख्वाह पे रख लिया, 50,000 उसकी मैंने तनख्वाह रख दी। मैंने कहा भाई तुम्हारा काम यह है कि जो मुसाफिर आके बैठे उनकी टिकट चेक करनी है आपने। और आपने मुझे ना एक रिपोर्ट बना के देनी है इन पे कि कितने ऐसे लोग हैं जो टिकट लिए बगैर सफर करते हैं। अच्छा। उसने पूरा महीना काम किया, पूरा महीना काम करने के बाद उसने एक रिपोर्ट बना के दी। ठीक है। उसने रिपोर्ट बना के दी, हाँ भाई, कि इतने लोग हैं जो टिकट के बगैर सफर करते हैं। अच्छा। अब ये हमें पता लग गया कि भाई कितने लोग सफर करते हैं टिकट के बगैर, ये हमें पता लग चुका हुआ है। ठीक है। अब वो कितने रुपए की टिकटें थी जो लोगों ने नहीं खरीदी, वो निकली तकरीबन 10,000 की। ठीक है। 10,000 की टिकटें मेरी नहीं बिकती और लोग 10,000 की टिकटें नहीं खरीदते पूरे महीने में। लेकिन अब उसे 10,000 को जस्टिफाई करने, उसको चेक करने के लिए कि लोग 10,000 की टिकटें खरीदें, उसके लिए मैंने 50,000 का बंदा रख लिया। तो ये तो मेरी बेवकूफी है फिर, कि मैं 10,000 बचाने के लिए 50,000 ऊपर लगा रहा हूं। तो हमेशा आपने खर्चा उतना करना है जिससे ज्यादा आपको फायदा हो। अगर उससे ज्यादा फायदा नहीं है तो ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का कोई फायदा नहीं है। बेशक 10,000 जा रहा है, नुकसान हो रहा, होने दो फिर। 40,000 को और नुकसान कराने से तो बेहतर है। ठीक होगी ना बात? अच्छा। फिर बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट के ऊपर बेस करता है ये। यानी कि जो वाकयात हो चुके हैं उनके ऊपर है। भाई फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है फ्यूचर उस तरह से जाए ना जिस तरह से आप सोच रहे हो।
ठीक है। तो पास्ट वाली जो चीजें हैं वो रिस्की है थोड़ी सी। अगर डायनामिक्स चेंज हो गए, जैसे कि आजकल हमारा दौर है, हमारे टेस्ट, हमारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। ठीक है। इनोवेशन आना शुरू हो गई हैं चीजों के अंदर। तो हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे होते हैं पास्ट इवेंट्स के ऊपर। तो पास्ट इवेंट के बेस के ऊपर हमने फ्यूचर की प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं आमतौर पे। तो उसमें भी थोड़ा सा रिस्क है। तो वो रिस्की काम है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स है। और क्या लिमिटेशन है? नो वे टू नो इफ समथिंग सिग्निफिकेंट इज मिसिंग। और देखो इसके अंदर कोई रूल्स तो है नहीं, स्टैंडर्ड्स है नहीं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते थे। तो जितनी मैनेजमेंट आप करना चाहो कर सकते हो। तो आपको कभी ये पता नहीं लग सकता कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है वो कंप्लीट है या नहीं। हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो हमसे। ठीक है। कुछ का चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, कुछ के रूल्स तो बनाए नहीं गए। तो इसको जरा वो जिसे कहते हैं ना, इसके ऊपर चेक लगाना कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है या नहीं हुई है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर रिलक्टेंट टू क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम रिपोर्ट्स। अब आजकल जो रिपोर्ट्स बन के बाहर आती हैं वो कौन बना के दे? कंप्यूटर बना देता है मुझे रिपोर्ट्स फटाफट। ठीक है। मैंने सिर्फ उसके अंदर डाटा पुट करना होता है, डाटा पुट कर देते हैं, और वो मुझे क्या कर देता है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है। सिंपल। आप जब कंप्यूटर तैयार करके देता है तो आप कहते हो इसमें क्या ही गलती होगी। तो आप उसके ऊपर यकीन बहुत ज्यादा करते हो। हालांकि वो उस डेट वो तो ठीक है, कंप्यूटर रिपोर्ट बना के दे रहा है, उसके अंदर डाटा इनपुट किसने की है? वो तो इंसान ने की है। तो इंसान तो गलती कर सकता है। तो वो जो गलती हुई होगी, या उसने कोई चीज छोड़ी, उसने तो जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई है कंप्यूटर के पास, उसने तो उस हिसाब से रिपोर्ट बना के दे दी आपको। तो आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हो। फिर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट वे मे नाउ बी इनवैलिड। हम कुछ ऐसी एजम्पशंस लेना शुरू कर दें जो अब इनवैलिड हो गई हैं। ठीक है। हम कुछ चीजों पर डिसीजन ले रहे थे कि अच्छा यार, आ, ये जो है ना, इधर अगर हम ये बिजनेस चलाएं तो ये टैक्स फ्री बिजनेस है, इसके ऊपर टैक्स नहीं गवर्नमेंट लगा रही। ठीक है। अब कई सालों तक वो टैक्स नहीं लगा रही थी, अचानक से उन्होंने डिसाइड कर लिया नहीं भाई, आइंदा से हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, इस बिजनेस के ऊपर भी। तो जो एजम्पशंस हम लगा रहे थे पहले वो इनवैलिड हो जाते, पास्ट रिकॉर्ड्स अक्सर इनवैलिड हो जाया करते हैं। फिर ओवर रिलायंस ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर हम बहुत ओवर रिलाय करते हैं। हालांकि रियलिटी क्या है, जितनी जरूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, उतनी ही नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड ही नहीं है, ठीक है, तो फिर तो आपका बिजनेस आगे जाके डाउनफॉल में जाएगा। तो बिजनेस जो है वो खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं कर सकता। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी फोरकास्टिंग या बजट बनाने के लिए जरूरी है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए, आपके डायनेमिक्स क्या, आपकी मार्केट रेपुटेशन क्या है। अगर आपकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है तो आप आगे जाके ग्रो करोगे। अगर आपकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है ना। लाइक मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं लाहौर होता था ना, तो वहां पे एक नया नया खाने का बड़ा जबरदस्त खुला था। ठीक है। क्या नाम था उसका, जीला करके कुछ था। ठीक है। उसकी एक वीडियो भी बड़ी मशहूर हुई थी एक ज़माने में कि जीले किन्नी मोहब्बतां पावेंगा। ठीक है। वो पता नहीं क्या देसी घी डालता था या क्या करता था खाने में। ठीक है। तो हमारे एक दोस्त थे, पढ़ाते थे मेरे साथ, उन्होंने बड़ा जोर डाला मेरे पे ना, और हमारे तमाम जितने भी हम लोग वहाँ पे पढ़ाते थे दोस्तों के ऊपर, यार जीला एक नशा है, जीला एक नशा है, जाके खाना है। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है ना इतना दिमाग में डाला कि हमने कहा यार अब ये जीला जाके खाना ही पड़ेगा। गए। तो माशाल्लाह से रश भी बड़ा था, हमें कोई 15-20 मिनट वेट भी करना पड़ा, हमें फौरन जगह भी नहीं मिली। तो है, हम लोग चले गए। तो हम लोग गए हैं, तो खाना खाया। अब खा के ना, तो एक दोस्त है, बल्कि आप लोग भी जानते होंगे उन्हें, एच एम असनान साहब। ठीक है। खाना खाते ही मुंह से बोले, कहते जीला एक नशा है जो फटाफट उतर जाता है। ठीक है। तो मतलब इतना को बकवास किस्म का खाना था उनका। लेकिन क्या था कि
उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट से मार्केट में इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी ना, बहुत हाइप क्रिएट कर दी थी उन्होंने। ठीक है। तो उसकी वजह से रश भी बहुत ज्यादा हो गया था। अब एकदम आपको क्या लगेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? हमारी सेल्स दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। कस्टमर तो सिर्फ वो रिले वगैरह देख के और ये वो मशहूरियां देख के पहुंच गया वहां पे। अब जिसने एक बार खाना खा लिया वो दोबारा तो नहीं आएगा अब, को क्या आपने तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं किया। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी उतनी ही जरूरी है जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना, दोनों को आपने कंसीडर करते हुए आगे चलना होता है। ठीक होगी ना बात? तो इसको भी समझना जरूरी है। यहां तक किसी किस्म का कोई मसला? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? हाँ भाई, का क्यों, किसी का कोई सवाल है? जिंदा हो? अच्छा, क्लियर। क्या मतलब? बेस्ड ऑन पास्ट? किसकी बात कर रहे हो बेटा आप? कौन से पॉइंट की? पॉइंट नंबर 3। एक मिनट। अच्छा, बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट। हाँ देखिए, हम जितने भी जो है एजम्पशंस लेते हैं वो किस बेस पे लेते हैं? पास्ट इवेंट्स की बेस पे लेते हैं ना। जितने भी पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उसके पर जो भी हमने फ्यूचर के बजट्स बनाने हैं, प्लानिंग्स करनी है, वो पास्ट को लेके होती है ना। कि अच्छा पास्ट में, अच्छा 2024 में कितनी सेल्स हुई थी, 2025 में कितनी सेल्स हुई है, अच्छा सेल्स इंक्रीज हो रही है तो 2026 में कितनी सेल्स होनी चाहिए। तो हमेशा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रेडी होती है वो पास्ट की बेस पर होती है। तो इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स बेसिकली। ठीक होगी ना बात? कोई मसला? ओके। अच्छा, एक बार ना आप यहाँ तक पढ़ लो सारा। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, बल्कि हाँ पढ़ लो एक बार, अगर कोई पूछने वाला है तो कुछ पूछ लो। ये सारे, ये मैंने ग्रुप में भेजे हैं आपको नोट्स, तो मेरे ख्याल से आपके सामने ओपन तो होंगे। तो ये एक बार रीड कर लें। ठीक है, लिमिटेशंस जितनी हैं और ये जो ऊपर फोरकास्टिंग वेरिएंस था, इसकी अंग्रेजी सारी पढ़ लो एक बार। तो कुछ पूछने वाला है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लें, पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं ग्रुप में दोबारा नोट चार्ट शेयर कर दूंगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने दोबारा ग्रुप में नोट्स जो है ना वो भेज दिए हैं, ठीक है? तो आप चेक कर सकते हैं।
मॉनेटरी वैल्यूएशन पहले पैसों में बात हो रही होती है ना। ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में जब हम वैल्यूएशन करते हैं पैसों की टर्म्स में। हाँ जी, पढ़ लिया सबने। चलें आगे। पढ़ रहे हो अभी? अगर ये पढ़ लिया तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई का क्यों? पढ़ चुके या कोई ना? या सो गए हो सारे? चलो, ठीक है। डन। कोई सवाल पूछने वाला है? एनी क्वेश्चन? अच्छा, जब भी पढ़ रहे हैं पढ़ लो बेटा। कोई मसला नहीं। पढ़ लो। ठीक है मुन्ना बेटा, पढ़ लिया? चलो ठीक है, अब क्लियर है कहानी। अब आगे चलते हैं हम। कॉस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब जो चीज मैं बना रहा हूं, ठीक है, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि उस पे खर्चा कितना आएगा, उसकी रिसोर्सेज मुझे क्या चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम डिटरमिन करेंगे उसकी सेलिंग प्राइस। मैं वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच कितने का सकता हूँ। अगर तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ मार्केट के अंदर जो पहले कोई लेकर ही नहीं आया, एक इनोवेटिव चीज़ है, कोई नई चीज़ है, तो मैं अपनी मर्जी की सेलिंग प्राइस रख सकता हूँ। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है और मैं बस उसका रेप्लिका एक किस्म का लेकर आया हूँ, अ, उसी जैसी प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा कंपैटिटर कितने की बेच रहा है। उसके हिसाब से मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड करूंगा कि भाई मैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या रख सकता हूँ। ठीक है। और तो वहां से आप डिसाइड करेंगे भाई मैं चीज़ कितने की बेचूंगा, ताकि मैं एंड में ये भी चेक कर सकूंगा कि भाई मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए। क्योंकि हम प्रॉफिट भी किस में से निकालते हैं, उस सेलिंग प्राइस में से ही निकाल रहे होते हैं प्रॉफिट। ठीक है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, नंबर वन। नंबर टू, ठीक है, आपने चेक करना है कि आपने बनाना क्या है, क्या प्रोड्यूस करेंगे। नंबर थ्री,
आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ठीक है। तो कॉस्ट, अच्छा, पहले दूसरी चीज क्या है, टू व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आपके पास हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हों। अब जैसे बात है, आजकल देखो कंपनीज एक किस्म का प्रोडक्ट तो नहीं बनाती, कई किस्म के प्रोडक्ट बनाती हैं। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए, कौन सा कंटिन्यू करना चाहिए, ये भी आप डिसाइड कर रहे होगे। ठीक है। फिर उनके खर्चों का कंट्रोल भी करना है, अंधाधुंध नहीं होने चाहिए खर्चे। ठीक है। अगर आपने एक लिमिट सेट की है कि भाई आपने इतने प्रोडक्ट बनाना है तो उतने में बनाना है, उससे ज्यादा नहीं लगाना खर्चा उसके ऊपर। ठीक है। तो आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले प्लानिंग करोगे। ठीक है। और उसके हिसाब से एक रियलिस्टिक बजट बनाओगे। ठीक है। वो रियलिस्टिक बजट जो होगा, जब आप बना लोगे, ठीक है, तो वो रियलिस्टिक बजट के ऊपर फिर आप अपने सारे वर्कर्स को कहोगे काम करने को। तो जो बजट जो भी बने, ऐसा ना बजट बनाना कि अगले बंदे काम ही ना कर सकें। यहां तक बात क्लियर? कोई मसला? ठीक है। ओके होगी कहानी। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की। कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या है, कि कॉस्ट को कितने नजरियों से देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो कॉस्ट को हमने अब देखना है कितने नजरियों से देख सकते हैं, कॉस्ट को देखने के तरीके क्या क्या हैं। तो कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट एलिमेंट्स या 4 डिफरेंट कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। एलिमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। एलिमेंट में हमारे पास बेसिकली 3 चीजें हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है ना। कितनी चीजें हैं हमारे पास, 3। एक हमने कहा हमारे पास मटेरियल है एलिमेंट के अंदर, एक हमारे पास लेबर है, और एक हमारे पास एक्सपेंस है। पहला सवाल क्या आएगा, पहला सवाल यह है कि मटेरियल क्या है। बेसिकली मटेरियल क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। दूसरा क्या है, सेकंड है हमारे पास लेबर। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ गई, लेबर। लेबर कौन है, हु आर लेबर। लेबर के बारे में बात करते हैं। तो लेबर, हमने कहा लेबर को लेबर होने के लिए 3 शर्तें हैं, तो ही आप उसको लेबर कह सकते हो। शर्त नंबर 1, वो आपका एम्प्लॉई होना चाहिए। शर्त नंबर 2, उस एम्प्लॉय को आप पैसे भी पे कर रहे हो, जिसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो कंसिडरेशन उसको पे की जा रही है। शर्त नंबर 3, ठीक है, शर्त नंबर 3 क्या है, वो आपको उसके बदले सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हो। ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तो ही उसको हमने लेबर कहना है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी शर्त ना पूरी हुई, तो फिर हम उसको लेबर नहीं कहेंगे। अब इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल, मैंने कहा मेरे घर का या मेरे ऑफिस का एसी ना खराब हो गया। अब ऑफिस का एसी खराब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए मैंने एसी वाला बुलाया। अब एसी वाले ने आके एसी ठीक किया और वो अपने पैसे लेकर चला गया। बताओ,
एसी ठीक करने वाला मेरी लेबर है या नहीं है? हाँ भाई, बाकी भी बोले। वो मेरी लेबर है या नहीं है? गुड। गुड। सानिया और अब्दुल्ला, बोला करो यार। हम्म। बोला करें काइंडली। ठीक है। तो बिल्कुल वो हमारी लेबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय ही नहीं है। सर्विसेज उसने दी है, उसके बदले वो कंसिडरेशन भी लेकर गया है, लेकिन वो फिर भी मेरी लेबर नहीं है क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है। तो लेबर तभी कहलाएगी जब ये तीनों शर्तें पूरी होंगी। ठीक है। फिर आ जाता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस की आसान सी डेफिनेशन है, जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, वो एक्सपेंस है। कहानी खत्म। जो मटेरियल की डेफिनेशन में पूरा ना उतरे, जो लेबर की डेफिनेशन पूरा ना उतरे, वो मेरे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। ओके होगी बात? कोई मसला? एनी वन, एनी क्वेश्चन? चलो, क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्या आ गया? बिल्कुल, वो एक्सपेंस था। जो एसी एसी के पैसे ठीक करने के पैसे दिए, वो एक्सपेंस में काउंट होंगे, बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट वन। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शंस हमारे पास दो तरह के हैं। फंक्शन हमारे पास कितनी तरह के हैं? दो तरह के फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। एक कहलाता है प्रोडक्शन, और एक कहलाता है नॉन प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें मैं थोड़े बेसिक लैंग्वेज यूज करूंगा, लेमन लैंग्वेज। मेरा एक सवाल है, प्रोडक्ट कहाँ बनता है? प्रोडक्ट हम कहाँ बनाते हैं? बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्री में बनाते हैं। प्रोडक्शन यूनिट भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर है फैक्ट्री। बेसिकली हम प्रोडक्ट कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्री में बनाते हैं। और उसको बेचते कहाँ है? फैक्ट्री में बेचते हैं या फैक्ट्री से बाहर जाके बेचते हैं? बिल्कुल ठीक है। गुड। तो अब मैं दो चीजें कहूंगा सिर्फ, जो याद रखनी है। फैक्ट्री के अंदर का जो भी खर्चा है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। और फैक्ट्री के बाहर का जो भी खर्चा है, वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। कहानी खत्म। डेड एंड। ठीक है ना? तो फैक्ट्री के अंदर के जो भी खर्चे होंगे, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है। और फैक्ट्री के बाहर के जो भी खर्चे हैं वो हमारे पास क्या है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब फैक्ट्री के अंदर दो तरह के खर्चे होते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन में आगे दो, वो बल्कि अगले में पढ़ेंगे हम। अभी फिलहाल ये बात याद रखनी है। फैक्ट्री के अंदर के खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री के बाहर के खर्चे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। नॉन प्रोडक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉन प्रोडक्शन में हमारे पास आ गया सेलिंग,
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेलिंग आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेशन, गुड, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है। तो ये तमाम चीजें क्या है हमारे पास, बेसिकली नॉन प्रोडक्शन के अंदर काउंट होती हैं। क्लियर? तो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में कोई मसला? प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर का खर्चा, नॉन प्रोडक्शन फैक्ट्री के बाहर का खर्चा। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शन के बाद अगली चीज हमारे पास क्या है, चलो बल्कि उससे पहले सवाल आ गए, पहले सवाल करते हैं, फिर अगली चीज पे जाएंगे। हाँ जी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय क्लासिफाइंग ईच एक्सपेंस करेक्टली। अच्छा, पहले तो आपने मुझे बताना है प्रोडक्शन है कि नॉन प्रोडक्शन है। ठीक है, पहली चीज आप ये बताएंगे मुझे, फिर मैं आपसे आगे सवाल पूछूंगा। ओवरऑल्स फॉर मशीन वर्कर्स। हाँ, इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ही फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जाता है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह दो या फैक्ट्री ओवरहेड्स कह दो, ये ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं। ठीक है, इसमें वो इसी तरह आ जाता है। तो हमने क्या कहा, ओवरऑल्स फॉर मशीन वर्कर्स। हाँ जी, ठीक है। प्रोडक्शन, ओके गुड। अच्छा, प्रोडक्शन में किसका पार्ट बनेंगे? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस या ओवरहेड्स? लेबर। ओवरऑल्स होते क्या हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? व्हाट आर ओवरऑल्स? कोई बता सके व्हाट इज ओवरऑल्स? ठीक है। हम्म, स्पेसिफिकली कौन से एक्सपेंसेस? हम्म, ओवरऑल्स बेसिकली होते हैं कई जगह ना, लेबर को यूनिफॉर्म्स वगैरह होते हैं, बेसिकली यूनिफॉर्म्स वगैरह आ गए, इस तरह की चीजें आ गई। ठीक है, बैजेस वगैरह आ गए, उनके ओवरऑल, उनके ऊपर जो वर्कर्स के ऊपर ओवरऑल खर्चे हो रहे थे, कुछ चाय पानी इस तरह का कुछ। ठीक है, वो उनके ऊपर जो एक्सपेंस खर्च होता है वर्कर्स के ऊपर, एक तो उनको पे मिलती है ना लेबर, वो वाली नहीं, जो उनके ऊपर ओवरऑल खर्चे हो रहे होते हैं। ठीक है, आ, तो वो आ जाते हैं ओवरऑल्स फॉर मशीन वर्कर्स में। ओके होगी बात। तो बेसिकली ये पार्ट बनते हैं ओवरहेड्स का। ठीक है, तो ये ओवरहेड्स का हिस्सा बनेंगे, टू बी प्रिसाइज्ड। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्टेजेस इन जनरल ऑफिस। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? बाकी भी बोलो। गुड, नॉन प्रोडक्शन। अब्दुल्ला बहुत खामोश रहता है काके, इतना ना खामोश रहा कर, अच्छी चीज नहीं है। तो ये वाली फीलिंग तो नहीं आती कि रजिया गुंडों में फंस गई है? अकेला लड़का है ना, इसलिए कह रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्टेजेस इन जनरल ऑफिस।
नॉन प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन में किसका पार्ट बनेगा? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, किसका हिस्सा डाल, किस में दूं इसको हिस्सा? गुड। एडमिन का हिस्सा बनेगा। गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्या आ गया? सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। अच्छा, ठीक है। ओके। ओके। बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन में किसका हिस्सा बनेगा? एक ने कहा ओवरहेड्स। हाँ जी, और भी बताएं। गुड गुड। ओवरहेड्स हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, वेरी गुड। सर ये सैलरी वाला काम तो प्रोडक्शन में नहीं, जरूरी तो नहीं है बेटा। सैलरी आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है। जो फैक्ट्री सुपरवाइजर होता है वो तो आमतौर पे सैलरी पे ही होता है। ठीक है। अभी इसके ऊपर भी और मैं डिटेल बात करूंगा। आगे जाके ना, अभी एक और बात आएगी इसके बारे में, लेकिन सैलरी दे सकते हैं। वो ज़रूरी है नॉन प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन में, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं कि मैंने एक गार्ड हायर कर रखा है फैक्ट्री का, जो उसकी सिक्योरिटी करता है फैक्ट्री की। तो उसको तो मैं सैलरी दूंगा ना। उसको ये तो नहीं कहूंगा भाई जितने, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहा। और सुपरवाइजर का काम भी क्या है? जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना। तो उसको तो मैं आमतौर पे सैलरी देता हूँ। तो ये सैलरी है वो। तो जरूरी नहीं कि नॉन प्रोडक्शन वाले को चाहिए, प्रोडक्शन वाले को भी हम सैलरी दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेबर के लिए आमतौर पे जो डायरेक्ट लेबर होती है, ठीक है, उसके लिए आमतौर पे एक रूल होता है, जो इंटरनेशनल रूल है। मैं ये इंटरनेशनल रूल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी इंटरनेशनल रूल तोड़ने में नंबर वन है। ठीक है। एक इंटरनेशनल रूल है, वो क्या है कि भाई जो लेबर होती है उसको पर यूनिट या पर आवर पे किया जाता है, जो मजदूर होते हैं, जो यूनिट्स बनाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो हम तो सैलरी हर एक को प्रोवाइड, लॉज एंड रूल्स को फॉलो करते ही नहीं है। हमारा इनसे कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता है ही नहीं। ठीक होगी ना बात? तो खैर, तो ये आ गया ओवरहेड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया? सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर। ठीक है। अच्छा, एक ने कहा जी नॉन प्रोडक्शन में एडमिन है। तो बिल्कुल ठीक है, नॉन प्रोडक्शन में ये एडमिन का पार्ट है। गुड। अच्छा, फिर क्या आ गया? रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल। प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? नॉन प्रोडक्शन। अच्छा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अच्छा। और कोई? बाकी भी बोले। रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल। प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन? नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है और वेयर हाउस चला गया है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट बनने के बाद बाहर बिकने चला जाता है, तो वह वेयर हाउस में वो आमतौर पे रखते हैं। अच्छा, एक वेयर हाउस होता है, एक चीज होती है स्टोर।
याद रखिएगा दो चीजें। स्टोर को हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा रखना है और वेयर हाउस को नॉन प्रोडक्शन का। क्यों? उसकी रीजन बताता हूँ। स्टोर हमेशा किसका पार्ट होगा? प्रोडक्शन का। ठीक है। और जो वेयर हाउस होगा ना, वेयर हाउस नॉन प्रोडक्शन होगी हमेशा। क्यों? क्योंकि स्टोर में रखा जाता है रॉ मटेरियल और नॉन प्रोडक्शन में होती हैं फिनिश गुड्स। ठीक है। तो वेयर हाउस में हमेशा फिनिश गुड्स रखे जाते हैं और में स्टोर में हमेशा रॉ मटेरियल रखा जाता है। तो वो प्रोडक्ट बनने से पहले होता है, तो इसलिए उसके ऊपर जो है प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी और दूसरे के ऊपर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का टैग लगेगा। तो स्टोर और वेयर हाउस के वर्ड से हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने किसी को प्रोडक्शन कहना है या किसी को नॉन प्रोडक्शन कहना है। गुड आंसर बेटा, गुड आंसर। तो ये जो रेंट फॉर वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स फॉर रेडी फॉर सेल है, नॉन प्रोडक्शन है। नॉन प्रोडक्शन में किसका पार्ट है? वेयर हाउस कॉस्ट। हाँ जी। नॉन प्रोडक्शन में किसका पार्ट बनेगा? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस। अच्छा, एक कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी वेयर हाउस। एक कह रहा है सेलिंग। हाँ भाई, बाकी सेलिंग। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? क्योंकि हमने वेयर हाउस से आगे चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाहे डिफरेंट आउटलेट्स पे करें। आमतौर पे डिफरेंट आउटलेट्स पे जाती हैं चीजें। ठीक है, जितने भी हमारे आउटलेट्स होते हैं तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो दैट इज नॉट सेलिंग कॉस्ट। वेयर हाउस से कभी चीज डायरेक्टली नहीं बिकती। पहले हम जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने डिफरेंट आउटलेट्स पे, फिर या हमने जिन दुकानों पे चीजें भेजी होती है वहां डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और फिर आगे से बेची जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट। लोन इंटरेस्ट, प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? ओके, नॉन प्रोडक्शन और फाइनेंस। ठीक है। नॉन प्रोडक्शन है और उसमें फाइनेंस कॉस्ट है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में क्या आ गया? ओवरहेड्स। गुड, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक कोई मसला? क्वेश्चन टू तक कहानी क्लियर? चलें, गुड हो गया। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। सेम वही वाला काम टेक करना है। आपने बताना है कि प्रोडक्शन है कि नॉन प्रोडक्शन है और किसका हिस्सा बनेगा। सेम कहानी रिपीट करनी है। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स हु पे अर्ली, प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है? नॉन प्रोडक्शन। ओके, नॉन प्रोडक्शन का क्या पार्ट बनेगा? नॉन प्रोडक्शन का किसका हिस्सा बनेगा नॉन प्रोडक्शन में जाके? ओके, गुड। नॉन प्रोडक्शन में सेलिंग का हिस्सा बनेगा। ठीक है। सैलरी ऑफ चेयरमैन पीए,
प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन में किसका पार्ट बनेगा? बिल्कुल ठीक है, एडमिन का पार्ट है। नेक्स्ट वन। रोड टैक्स लाइसेंस और डिलीवरी व्हीकल। हाँ जी, डिलीवरी व्हीकल। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। अच्छा, नॉन प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में किसका पार्ट है? गुड, डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि गाड़ी का काम होता है चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट फीस। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन में किसका हिस्सा? फाइनेंस का हिस्सा। बिल्कुल ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट है। ओके। नेक्स्ट, सेल्समैन्स कमीशन। प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। हाँ भाई, बाकी बोलो, सेल्समैन कमीशन प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन में किसका पार्ट बनेगा? सेलिंग का पार्ट बनेगा। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। इसका मतलब यहाँ तक कहानी सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, बाकी फिर नया कॉन्सेप्ट है आगे। फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 2 मिनट ही रह गए हैं। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, ठीक है? तो बाकी भाई कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी बेटा, क्या रिक्वेस्ट है? ओके। उसमें रिक्वेस्ट क्या है बेटा? मुझे अभी तक समझ नहीं आई बात। अच्छा, आज लेट हुई थी क्लास खत्म सर की? ओके, चलो ठीक है, मैं सर को कह दूंगा, कोई मसला नहीं है। डन डन, मैं कह देता हूँ सर को। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।